बार भी नहीं सोचा कि हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत चली जानी चाहिए। हालांकि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते। अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निजाम को ना गिरा दे। ये इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, आपको अक्सरियत है, आपको किसने रोका है कि यहाँ पे कानून साजी न करे? लीडर ऑफ हाउस जो आज है वो इस पार्लियामेंट को मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे कि ये पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट, इसलिए मैं नहीं आता। तो आज क्या वजह है कि वो नहीं आते? हम जहाँ के इशू रोडों पे डिस्कशन करें, रोडों के इशू भी हम इस पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे इस मुल्क। गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्जामात, तो ये नहीं हो सकता है जनाब स्पीकर तो कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे और फिर हमसे ये तो की जाए कि हम उनकी बात सुने। सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। सीखो, अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। अगर किसी तरफ से किसी तरह भी हमला होते हैं हमारी जमहूरी हुकूक पे, हमारे माशी हुकूक पे और हमारे इंसानी हुकूक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हम सूबों को उनका हक देने के हक में भी है। लेकिन मैं सवाल क्या करता हूँ स्पीकर साहब, सवाल ये करता हूँ कि अभी आपने अस्पतालों की बात की और अभी डिटेल जजमेंट भी नहीं आया, लेकिन अदालत ने एक कलम की जुम्बिश से फैसला सुना कि सूबों का हक छीन लिया। ये स्टेटमेंट आ गया, वो कहते हैं कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा तू। तो हमने इत्तेफाक रहा तो हम कालाबाग डैम भी बनाएंगे और कालाबाग डैम ही पाकिस्तान की असल बका और सलामती का ज़ामिन हो सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की बजाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। किस चीज़ का मार्शल लॉ? और किसने लगाना है मार्शल लॉ और किसने लगाने देना मार्शल लॉ? जुडिशल मार्शल लॉ का तस्वुर जेल में है, ना आइन में है, ना कानून में है, बल्कि इस तरह की कोई चीज़ आइन में मौजूद नहीं है और हम मावराए आइन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इख्तलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इकरा हारिस। आज एक मरतबा फिर से आसिफ अली जरदारी गरजे और साबिक सदर ने पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा कि सारा पाकिस्तान सुन ले, ये हुकूमत 5 साल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आप किसी और का नहीं, अवाम का नुकसान कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पार्लियामेंट में इजहार ख्याल किया और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आना चाहिए ताकि वो वहां पर इश्यूज को फेस करें और फिर उन्हें जवाब दिया जाए। दूसरी जानिब आज जस्टिस साकिब निसार का जो अहद है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। उन्होंने अपने इजाहत में बहुत से अहम फैसले किए। वो फैसला हो पनामा केस का, नवाज शरीफ की नाअहली का, डैम्स का मसला हो, पानी का मसला हो, आबादी का मसला हो या फिर स्कूल में फीसेस का मसला हो, उन्होंने बहुत ही अहम फैसले किए और कई सतह पर उन्हें अवामी पज़ीराई भी मिली। उनका यह अहद कैसा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे और अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपने ओहदे का भी हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग की अगर बात करें तो आज कौमी असम्बली में उनका एक यू टर्न नजर आया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ऑपोजिशन जो है हुकूमत को कुछ टफ टाइम देने वाली है, लेकिन आज साद रफीक ने कहा कि इस हुकूमत को मुत्तहिदा ऑपोजिशन से डरना नहीं चाहिए। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम चाहते हैं कि आप अपना टेन्योर पूरा करें। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि एक जानिब जो खामोशी थी उसके बाद पार्लियामेंट में मरकज़े निगाह बनना, इसका फायदा नून लीग को कैसे हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे और ये मुत्तहिदा ऑपोजिशन कैसे चल पाएगी, इन तमाम पहलुओं का आज हम जायजा लेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। हमें आज ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी इस प्रोग्राम में आज शामिल होंगे। इन तमाम गेस्ट का आपसे बात करेंगे, उनका व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले शहला रजा साहिबा मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज आसिफ अली जरदारी साहब काफी गरजे और उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी। इसका इजहार अक्सर बार पार्लियामेंट में भी हुआ और यह भी कहा गया कि यह हुकूमत अपने वजन पर गिरेगी। मेरा सवाल यह है, आपको नहीं लगता ये कुछ कम टाइम है? क्यों ऑपोजिशन को ये लगता है कि यह हुकूमत बहुत जल्दी नाकाम हो गई है? देखिए, बात ये नहीं है कि हमें लगता है,
हमें लगे तो हमें आप मुखालफत के ज़ुमरे में डाल दें। अब वो लोग जो इनको छोड़, हमें ऑपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टीज़ को छोड़कर इनके पास गए थे, ख़ास तौर पर खुसरो बख्तियार ग्रुप, जिनकी वजह से सदर्न पंजाब में पीटीआई जीती, आज उनके भी अगर आप स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो वो भी मईशत के बारे में जो उन्होंने इजहार किया वो इंतहाई संगीन है। फ़र्रुख सलीम ने किया तो उन्हें बाहर की हवा खानी पड़ी, पार्टी से उनको निकाल दिया गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हम झुटला नहीं सकते, मुल्क में जितनी महंगाई है हम उसको नहीं झुटला सकते। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जिस तरह से बातें शुरू की जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं तरीक़े से उस पर काम भी हो रहा है कि उसको ख़त्म किया जाए, उस पर भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जिसमें बलोच नेशनल पार्टी शामिल है, फिर इन्होंने जो वादे किए थे अपने मुख्तलिफ लोगों से, उसमें 3 बड़े लोग, एक तो इनके इत्तेहादी नहीं हैं लेकिन इनको सपोर्ट कर रहे हैं बलोच नेशनल पार्टी, वो बड़ी बरहमी का शिकार इजहार कर चुकी है। इसके अलावा PMLQ की तरफ से भी जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं और ख़राबी की तरफ, और MQM ने भी अब मज़ीद वजारत मांगी है। और ये जो एक सिंध में बहुत सारी पार्टीज़ का हमेशा ही अलाइंस बनता है, लेकिन अभी भी है, उन लोगों के तरफ से भी रिजर्वेशंस हैं और काफ़ी हार्ड टाइम जो है वो फवाद चौधरी को कराची में देखना पड़ा इन 2 पार्टीज़ की तरफ से। तो हम नहीं कह रहे, आप एक आम आदमी से भी तज्जिया लें, वो एंकर्स, वो तज्जिया निगार जो बाकायदा इनको सपोर्ट कर रहे थे, अब सर पकड़ पकड़ कर परेशान हैं। और विद इन द पार्टी, चाहे डैम का मामला हो, जो मेहमन डैम का ठेका है उस पर जो है पार्टी में मुखालफत शुरू हो चुकी है, और इकनॉमिक मिनिस्टर के, फाइनेंस मिनिस्टर के मुखालफत का एक अलग ग्रुप है, बोजदार साहब के मसाइल अलग हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है। और यही बात उन्होंने भी कही कि पूरे सूबे जो हैं पंजाब समेत, वो कोई भी आपके मैंडेट को नहीं मानता। उसमें हर कोई ऑपोजिशन की जानिब से, अब तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहना चाहिए, वो ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, ये अपने वजन पर खुद गिर जाएगी। आप समझती हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब इसे नाकाम हुकूमत तस्वुर भी किया जा रहा है, कहा भी जा रहा है? जी इकरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं शैला साहिबा की बहुत इज्जत करती हूँ, बट आई थिंक द पार्टी इज़ ओवर फॉर द 2 स्टेटस को पार्टीज़, क्योंकि 35 साल इन्होंने हुकूमत की, और अगर इन्होंने कुछ किया होता आवाम के लिए तो आज दोबारा ये इस मुल्क में इनकी हुकूमत होती, लेकिन अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया है। और एक थर्ड फोर्स, जो कि बड़ा रेयर है कि 2 पार्टी सिस्टम में थर्ड फोर्स, वो तभी आती है अगर एक वैक्यूम हो, अगर लोग फील करें कि जी हमारी हक तलफी हुई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, फिर वो एक थर्ड चॉइस की तरफ जाते हैं। और यही हुआ है कि 5 साल का मैंडेट मिला है, हौसला रखें सारे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि 2018 तो तब्दीली का साल था, 2019 जो है वो तरक्की का साल होगा। जहाँ तक हमारे अलायंसेस का ताल्लुक है, हमें पता है कि जरदारी साहब बहुत जोड़ तोड़ के बादशाह तस्वर किए जाते हैं, लेकिन देखिए हम जब अलायंस करते हैं तो KP में हमारी 5 साल की हुकूमत थी, बावजूद इसके कि जमात इस्लामी के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस भी पैदा हुए, लेकिन हमने आखिर तक निभाई। और पूरी जब तक टेन्योर था के साथ आप लगता है नहीं निभा रहे, वो भी नाराज है। कौन जी? मेंगल साहब? नहीं जी, मेंगल साहब बिल्कुल नाराज नहीं हैं। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 6 नुकात थे उनके, उनमें से सबसे सरे फहरिस्त पे मिसिंग पर्सनस का था। उसके लिए हुकूमत पूरी तरह से उसको कोशिश कर रहे हैं कि उनका एड्रेस किया जाए इशू। फिर उनके कुछ एक अफ़गान महाजरीन और बांग्लादेशी जो है उनके उसके से जुड़ा हुआ भी एक मुतालबा था कि इनको भी वापस भिजवाया जाए। तो बात सारी ये है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एक इशू है। शाह महमूद सबसे पहले अफगानिस्तान गए, लेकिन आपको नहीं लगता अब जो माहौल बनने जा रहा है, मुत्तहिदा ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट में इमरान खान साहब आते नहीं है, रोज ये कहा जाता है कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि वो तनकीद भी करते रहे हैं पिछले दौरे। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि आपकी अक्सरियत है, आप आए पार्लियामेंट में वजाहत दें, वो नहीं आते। आपको नहीं लगता ये वो सिचुएशन है जब इमरान खान साहब को ट्विटर के बजाय पार्लियामेंट
पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ट्विटर पे तो बहुत बड़ा छक्का मारा था इमरान खान ने, इतना छक्का था कि वो डू मोर जो था वो तब्दील हो गया था। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें टाइम दें। हम तो वो छक्के अपनी जगह हैं, लेकिन पार्लियामेंट की मैं आपको बात बताऊं, इनको फुर्सत भी नहीं है, ये हर 2 मिनट के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। हालांकि हमने इनकी वी कंसीडर टू ऑल देयर डिमांड्स, प्रोडक्शन ऑर्डर, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी जितने मर्जी आप ले लें, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ले लें, कोई और कमेटी ले लें, लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि ये समझते हैं कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब इनकी पीपल्स पार्टी जो है, आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी होगी, वो टोटली उन्होंने इंडोर्स किया है JIT रिपोर्ट को, जो इन्होंने डिमोलिश करने की पूरी हद्दुल वसा कोशिश की कि जिसको रिजेक्ट कर दें, ये बिल्कुल गलत है, ये इसको आप बिल्कुल खारिज करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि 2 महीने दिए कि ये वही आपके जो इदारे हैं वो करें। और ये फेक अकाउंट्स का केस जो है उस पर क्लियरली लिखा है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो अब इन लोगों को परेशानी तो है, स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, इन्होंने अब अपने मुकदमे फेस करने हैं। ये कहते हैं जी हम शुरू से करते रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा तो बहुत एविडेंस के साथ आ गया करते हैं। लेकिन आज बिलावल साहब कहते हैं कि यही बात वो पार्लियामेंट में आके कहते हैं। शैला, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, बिलावल साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें तो चीजें वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने आ जाए, ना कि सोशल मीडिया का सहारा लें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी तारीख की तस्हीह करना चाहूँगी। 4 साल भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के, 2 साल से के तकरीबन बीबी साहिबा की हुकूमत, और 5 साल के फिर जरदारी साहब जब सदर थे वो हुकूमत। तो फेडरल में हमारी हुकूमत सिर्फ जो है, अगर आप इसको गिने तो 8 और 5 13 साल रही है। और जब ये हुकूमतें भी थीं तो उसमें भी कभी भी 3 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी। पंजाब तो हमें भुट्टो साहब की शहादत के बाद कभी मिला ही नहीं। और जिस तरह से वो हुकूमतें गिराई गईं, मेरा ख्याल है कि तारीख़ को अगर जो समझता है वो कभी उन्हें हुकूमतें भी नहीं कहेगा। लेकिन आज तक भुट्टो साहब के किए गए दौर के काम भी सबको याद है। 2 साल की जो हमारी हुकूमतें थीं, आज तक इंटरनेशनली भी हम उनके सिग्नेटरी हैं। और चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ हो, हमने किया। और जो 5 साल की हमारी हुकूमत है उसमें भी सब ने देखा कि चाहे CPEC हो, चाहे 18वीं तरमीम हो, चाहे सलाला शमसी या नेटो सप्लाई का मामला हो, या जो भी हो, या एग्रो बेस्ड पॉलिसीज़ हों, ये सब हमारे दौर की हैं। अब रही बात ये कि पहले तो मैंने क्या चाहा कि ये तारीख़ सही हो जाए। दूसरी बात ये कि उज़्मा साहिबा को और सबको ये मालूम होना चाहिए कि केसेस हमारे अदालत में हैं, उनसे, आपसे या किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अपोजिशन की पार्टीज़ के पास एक दूसरे को लेने देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों अदालतों में खड़ी हैं। और जहाँ तक JIT है, तो अगर किसी शख्स पर FIR के थ्रू भी चार्ज फ्रेम होता है तो उसको कबूल करना या ना कबूल करना उसका राइट है। हम ऐसी JIT को क्या माने जिसके पहले ही मरहले में कह दिया गया कि बिलावल भुट्टो का नाम डिलीट कर दिया जाए। ठीक तो है। और हमें भी मालूम है कि इसकी क्या आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इसमें किस तरह से शामिल है, और हम उसे फेस करेंगे। हम उससे डर नहीं रहे, हम उससे फेस करेंगे। बात यह है कि आपने असेंबली में कितनी दफा लेजिस्लेशन की कोशिश की, कौन सा बिल लगकर आया आपके यहाँ? हम जब भी आपको कहते हैं कि ये हालात हैं, आइए आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ऑपोजिशन की जितनी पार्टीज थी उन्होंने आपको पहले दिन ये दावत दी, आपने उनको कमजोरी समझा और बड़े एक फख्र से और एक बड़े गरूर से आगे आए। तो हम तो चाहते हैं कि वो फख्र गरूर सलामत रहे। आइए पॉलिसीज लाएं, हम फेवर करेंगे। आइए आज हमारा देख के सिंध का 18 साल का ये देख कर कि 18 साल उम्र है अर्ली चाइल्ड मैरिज में, पंजाब जिसने 16 साल की थी आज आपने वहां पे 18 कर दी। हम तो आपकी इस तरह मदद करना चाहते हैं, ठीक, लेकिन आप लोग जो हैं वो जो काम आपके करने का नहीं है, करप्शन की तहकीकात करनी या करप्शन के ऊपर मुकदमा बनना या उस पर फैसले आने, ये आपका काम नहीं है। उसके करने उसको पीटे जा रहे हैं। भाई आप अपना करें, आपने हम पे क्या मुकदमे बनाए? कुछ नहीं। ठीक है, जब बनेंगे आपसे भी बात कर लेंगे, अभी तो हम भुगत रहे हैं उनसे। ठीक है शैला, मैं उज़्मा से ये पूछना चाहूंगी। उज़्मा, एक बड़ी वैलिड बात आज की है खुर्शीद शाह साहब ने, बहुत ही पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एक बहुत ही पुराने जहांदीदा सियासतदान भी हैं। अच्छा, आपके याद होगा आपको कि जब मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि चूंकि ये जाली पार्लियामेंट है इसलिए हम और हमारे अरकान यहाँ पर नहीं आएंगे। एक वक्त तक उनका ये स्टैंस रहा। अब
ऑपोजिशन जो है, एक जाने पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहती है, नून लीग भी ये कहती है ये जाली मैंडेट के जरिए आए हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में मौजूद रहती है। खुर्शीद शाह साहब ने आज भी कहा कि इमरान खान ट्विटर के जरिए मुल्क तो नहीं चला सकते। क्या वजह है? आप नहीं समझती खान साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट में, क्यों नहीं आते? आखिर आपकी वहाँ पे हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जवाबदेह हैं। इकरा बिल्कुल आते रहे हैं वो, और अभी देखें उन्होंने कम से कम 6 दौरे किए हैं, और वो इस मकसद से किए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। एक मुल्क का जो सरबराह है उसकी मेन इस वक्त कंसर्न है इकोनॉमिक रिवाइवल, जो कि ये टैटर्स में छोड़ के गए, क्योंकि हम तो मकरूज़ हैं, हमारा तो सांस भी एक कर्जे में ही निकल रहा है। तो वो खुद गए 6 मुल्कों में और उन्होंने गारंटीज़ दी वहाँ इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस में, कि आप आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया। अभी कल यहाँ से सऊदी हमारी एनर्जी मिनिस्टर होके गए हैं, तो पार्लियामेंट में दे देना, इन लोगों को भी पता चल जाए कि क्या काम हो रहा है। ऐसी देखें, बात सारी ये है कि हमने टोटल कॉम्प्रोमाइज किया है पार्लियामेंट में। हमने इनको हर एक को प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए हैं, हमने इनको सब कमेटीज़ में जो भी इनकी जो शर्तें थी, हमने वो जो कमीशन बनाया था इलेक्शन के लिए, वो फौरन हमने बना दिया था। जो इन लोगों ने कहा, आप यकीन करें, मैं पंजाब में हूं ना, पंजाब में प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल इन्होंने 10 साल नहीं बनाया था। ये तो अब स्पीकर की सवाबदीद थी कि उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, हम चाहते हैं इस हाउस की चले, हम चाहते हैं कि हम मैंडेट लेके आए हैं अवाम का, हमने उनके इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, हमने लेजिस्लेशन करनी है, उसकी खातिर आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी ले लें। आज वो सलमान रफीक भी बैठे हुए थे, उनका भी जारी हो गया, साद रफीक का भी। और ये क्या चाहते हैं? अब आए हमारे साथ बैठे, मिलके हम कानून साजी करें। अब मेरे ख्याल में कायमा कमेटीज जो हैं उन पे भी इत्तेफाक हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएंगे। हर हफ्ते वो काबीना की 2 मीटिंग्स करते हैं। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ के दौर में साल में एक काबीना की मीटिंग होती थी। तो जाहिर है वो, चले देखते हैं आगे आने वाले सेशंस में इमरान खान उनका पर्सनल एजेंडा तो इस वक्त 0 है। एक ही एजेंडा है कि इस कौम को अपने हम तो चाहते हैं वो आए, वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें आना चाहिए और अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। वो बताना चाहिए कि मुल्क को कैसे चला रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। नून लीग की आज जो हिकमत अमली रही उस पर भी हम बात करेंगे। शहरा साहिबा, मुत्तहदा ऑपोजिशन और जब ये बनी और जब आप लोगों का इकट्ठ हुआ तो तासुर ये आया कि हुकूमत को अब टफ टाइम मिलने वाला है और किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज और जो फ्री हैंड था वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज जो साद रफीक साहब ने बयान दिया, उनसे उनका भी यू टर्न महसूस हो रहा है कि शायद अब वो मुफाहमत की पॉलिसी पर चलना चाहते हैं। तो फिर दोनों जमातें कैसे चलेंगी आगे? अच्छा देखें, पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 2 पार्टियाँ क्या, जो भी पार्टीज़ हैं उनमें से कोई भी हुकूमत गिराना नहीं चाहता। हम ये बता देना चाहते हैं। और वरना ये कोई इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पंजाब में, वहाँ कोई मसला नहीं है। और अगर हम ज़रा भी कोशिश करें तो जो 4 या 5 की बरतरी से हुकूमत खड़ी है ये गिर सकती है। लेकिन हम इस प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, हम ये गेम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक जो है एक हमने सिस्टम के लिए स्ट्रगल की है। अब जिसको भी दे दिया गया है, जो भी हुआ है, ये चलना चाहिए आगे। तो हम इनसे बार बार जो कहा था चेयरमैन बिलावल ने कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं, या आसिफ साहब ने कहा था, तो इसीलिए कहा था कि हम जब नून लीग की भी हुकूमत थी तो हम ये कह रहे थे कि इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है और $9 बिलियन, या मैं सही रकम मुझे नहीं हो रही अंदाज़ा, कि किस तरह से डॉलर की कीमत को मेंटेन करने के लिए मार्केट में झोंका गया। हमें मालूम था कि बहुत ज़्यादा कर्जा लिया गया है, IMF की तारीख में इससे ज़्यादा नहीं लिया गया। तो हम ये चाह रहे थे कि ये बिल्कुल इनका मैंडेट इनको मुबारक हो, इनकी तब्दीली इनको मुबारक हो, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने पाकिस्तान के लिए चलना है ना। तो आए हम साथ बैठते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मुकदमे उससे हम उसे फेस करेंगे। लेकिन इन्होंने इसको बड़ी अजीब सी तरह से लिया।
तो अभी भी हम जो परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं कि 93% जो है वो कहना चाहिए कि इजाफा हुआ है कर्जों में। इंटरनल कर्जे भी बढ़े हैं, रोजाना की बुनियाद पे नोट छापे जा रहे हैं, और बैरूनी कर्जे भी बढ़े हैं। 448 अरब रुपए महीना कर्जा लिया जा रहा है इनकी गवर्नमेंट में, और डॉलर की कीमत इतनी ऊपर पहुंच गई, तो खाम माल की कीमत 30% कम हुई है, लेकिन माशी बहरान पे काबू नहीं पा सक रहे। 5वें महीने में दूसरा मिनी बजट आ रहा है जिसमें माहिर माशियात जो हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पहले महंगाई बढ़ेगी, फिर 3 महीने में शदीद तूफान आएगा। तो हम इसको नहीं रोकें क्या? हमें नहीं मालूम कि बिजली की कीमतें कहाँ पे हैं, गैस की कीमतें कहाँ पे हैं। एक आम आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस नहीं आ रही है। मैं इस वक्त भी अपनी मेट से कह के आई हूँ कि भाई रोटी मंगा लो। सालन तो पूरे दिन में आप पका लेते हैं छोटी छोटी आंच पे, यानी इसीलिए नहीं बन पाती। आम ये जो आपका मौक़िफ़ है के अंदर ईंटें रख के खाना पका रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहती है क्या, ठीक है, और वो इसीलिए जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत अपने वजन पर गिरेगी। उस्मा कायदा साहिबा, क्या जवाब है आपके पास? वो तो कहते हैं हम नहीं गिराएंगे, तो खतरा फिर ठीक है नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं सुनती हूँ मीठी मीठी तड़ियाँ भी ये लोग देते हैं। 1 हफ्ते में गिरा देंगे आपकी हुकूमत, अब अब्बा जान इजाजत दें तो अभी गिरा देंगे, फिर महीने में गिरा देंगे, गिरा सकते हैं। तो लेकिन साथ ही कहते हैं आप भी तो सिंध में गिराना चाहते हैं ना, आप भी तो चाहते हैं कि वज़ीर आला तब्दील हो जाए। फवाद चौधरी साहब को टास्क भी दिया हुआ है आपने। नहीं, वो तो इनका अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, वो हमारे से राब्ते में है कि प्लीज हम लोग नाला हैं करप्शन से, कि इतनी करप्शन है। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो तब्दील हो, इन हाउस एक चेंज है, वो हम इनकी हुकूमत नहीं गिरा रहे। आपस में इनके डिसेंट है, आपस में डिसेंट है। तो मैं वापस जरा आती हूँ इन्फ्लेशन पे आती हूँ। ये ऑफर अच्छी है उस्मा साहिबा, 2 नाम वो आप बता दें और बाकी वो कह रही हैं हम तो नासिर शाह को सपोर्ट करेंगे अगर उनके साथ मेरे ख्याल में 25-30 उनके साथ एमपीएस हैं, और अगर वो आना चाहें अगर 48 दे देंगे। नहीं, वक्त आने पे बता देंगे, वक्त आने पे बता देंगे ना। उनके पास मैंडेट है। आप भी तो हमें वो गुर बता दें कि हम गिरा सकते हैं, वो क्या तरीका है जिससे आप गिरा सकते हैं। अच्छा, मैं जरा अब शैला साहिबा मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैंने आपके बिल्कुल आपकी इज्जत मैं करती हूँ, मैंने आपको बीएनपी की सारी बातें बताई, आपको मैंने टोका नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जरा मुझे भी अब मेरा मौक़िफ़ बयान कर लेने दें। थैंक यू सो मच। यार मैं भी आपके सबको हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, जुमला हमें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन के, आपने इन्फ्लेशन के हवाले से बात की, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती चलूं। जब आप लोगों की हुकूमत आई थी तो पहले 5 महीने में 11% इन्फ्लेशन थी। जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो पहले 5 महीने में 4% इन्फ्लेशन हुई। हम जब आए हैं तो पहले महीने में 1% इन्फ्लेशन हुई है। तो ये रिकॉर्ड आप चेक भी कर लें। और हमने तो जहेज़ में हमें चाहिए था अच्छी अच्छी चीज़ें इनहेरिट करते, लेकिन हमने 35 अरब का ट्रेड डिफिसिट इनहेरिट किया, हमने 1300 का अरब का गर्दिशी करदा। अब आप लोगों ने मेरे ख्याल में कौम से माफ़ी मांगना तो बनता है, वो इसलिए कि आप लोगों ने 20 साल पहले ये जो IPPs के हवाले हमारा सारा बिजली का निज़ाम कर दिया। आज जो हम भुगत रहे हैं ये इसलिए है कि इंडिया ने तो 5000 डैम बनाए, हमने IPPs जो सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से बनती थी हमने उनके हवाले कर दी। आज बिजली है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उन प्राइवेट कंपनीज को पे करें और बिजली हमें मिले। यही हमने हाल गैस के साथ किया। हमारे पास अब एक्सियन जो है वो डीप सी इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है और वो कहते हैं कि बेतहाशा आपके पास गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं जो कि कौम को हम खुशखबरी अनकरीब इंशाल्लाह ताला देंगे। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, ना उन्होंने कोई गैस की एक्सप्लोरेशन की, ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई तवज्जो दी, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने LNG की शिपमेंट्स कतर से मंगवा के अपनी गैस को उन्होंने पूरा करना शुरू किया। और आज हम हॉस्टेज हैं जब तक कि LNG की शिपमेंट्स नहीं आती। और वो किस रेट पे ली वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस शेख रशीद ने किया वह खुलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। शाहिदा खान साहब कहते हैं तो बात सारी ये है कि जब इतनी फ्लॉड पॉलिसीज फॉलो की गई हो एक मुल्क में, जब आप 18 दफा IMF के पास जाएं, जबकि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हद से हद 1 दफा 2 दफा कर्जा तब लेते हैं जब आपने बड़े प्रॉब्लम में हो, एक दफा आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं तो फिर आप कर्जा उतार देते हैं। टर्की ने क्या किया, माइक्रो फाइनेंस
फाइनेंसिंग से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एकदम खड़ा किया। हम जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारी मौशी पॉलिसी कहाँ है? हमारी मौशी पॉलिसी ये है कि हमने वेल्थ क्रिएशन करनी है, हमने जॉब क्रिएशन करनी है, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि इंशाल्लाह ताला आ रही है, यूएई से आ रही है, सऊदी अरेबिया से आ रही है, आज की जो खबर है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है। देखिए हमारा इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका है, इट्स फिनिश्ड एंड वी आर नाउ स्टॉक एक्सचेंज आपका ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान जो है अपने पांव पे खड़ा होगा और आईएमएफ के लिए जो आखिरी दफा, अगर अभी तक हम नहीं गए, अगर हमने जाना भी पड़ा तो अपने टर्म्स पे जाएंगे, अपने टर्म्स पे हम जाएंगे। अच्छा देखिए, मुशर्रफ का जो दौर था उसको बबल इकोनॉमी कहा जाता था, जिसमें फ्रेंडली चीजें इंपोर्ट होती थी जो हमारे मुल्क में खुद बनती हैं। तो मुशर्रफ का जाना ठहरा इसीलिए था, हमने सारी सिमत दुरुस्त की थी, एग्रो बेस्ड पॉलिसीज बनाई थी और ये फ्रेंडली इंपोर्ट रोकी थी। और सब जानते हैं कि हमारे ज़माने में ऑपरेशन राय रास्त और मुल्ला सूफी से मसला और टेररिज्म, उसके बावजूद हम सी पैक जैसी चीज़ें लेकर आए। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि ये तो कहती हैं कि जमहूरी के 18 दफा आईएमएफ के पास गए। भाई मुशर्रफ का दौर कितना तवील था, उसके साथ कौन खड़े थे? आप लोग खड़े थे। आपने तो दावा किया था कि 200 अफराद ऐसे हैं हमारे पास जो कि आके मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे। अब इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन इस वक्त 11 साल की तवी ऊंची तरीन सतह पे है, ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर है। अब आते हैं ड्रिलिंग पर, तो भाई आप जरा सिंध में आए, कहां ड्रिलिंग नहीं हो रही? आप जरा सिंध में आए, कोल पे किस तरह काम हुआ है, चले मैं आपको थर ले जाऊं। इसके बाद आप कहते हैं कि यूएई और सऊदी अरब से पैसा आ रहा है। यूएई से जो आपको पैसा मिला है वो 8.3% शरह सूद पे मिला है, और सऊदी अरब से जो मिला है वो 3% पे मिला है। कोई मुल्क जो है ना वो फ्री लंच नहीं देता है, और आपके यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। 16 अरब जो है वो आप एक महीने में खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कतर का जो मसला था आप उसे खत्म कर देते, आपके पास तो अपनी चीजें होनी चाहिए थी, आप लोग तो फिर उसे रुजू कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि अब दूसरी आईपीपीज की आपने बात की, मैं ये समझती हूं कि जिस जमाने में आईपीपीज किया गया था उस वक्त इंटरनेशनल तेल की प्राइस क्या थी, क्या हालात थे, रिवाइज कर लें, खत्म कर दें। हम तो ऑफर दे रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है, हमें गैस दें। हम आपसे कह रहे हैं विंड पावर प्रोजेक्ट सिर्फ सिंध में हो सकता है, वो लटका हुआ है, आप नहीं दे रहे। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि इन पे हमारा हक है। हम तो पूरे जो अब फरवरी के एंड से या मार्च के इससे बिजली बनेगी वो सबसे पहले पंजाब में जाएगी, मुल्तान में। ठीक है। अच्छा शैला, मुझे ये बताइएगा, आप हमारे स्ट्रेट ट्रांसफर और हमारे फेडरल ट्रांसफर रोक के बैठे में। ठीक तो है, आप सिस्टम को सही करें। अच्छा उसमें एक और बात तो कहते हैं कि पहले वाला पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सूबे के अपना ही तरीका कार होता है, ठीक है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा मैं चाहूंगी कि उस्मा इस बात पे भी रिस्पॉन्ड कर दें कि जरदारी साहब ने कहा कि उनसे जंग जो है वो सिर्फ 18वीं तरमीम के लिए है। आप नहीं समझती कि इस तरह के स्टंट्स और उसके बाद फवाद चौधरी साहब का कराची जाना और वजीर आला की तब्दीली का मामला, ये सब चीजें जो है वो मरकज के लिए खतरा बन सकती हैं? देखें इकरा, आपको पता है कि पिछले 10 साल में 2000 अरब का जो इनका डेवलपमेंट फंड है वो इनके जो उसमें से 35% इनके आसिफ जरदारी ग्रुप के अपने अकाउंट्स में गया है, जिसकी अब इनको सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये जो NFC अवार्ड्स थे, इन्होंने खुद कहा कि हमने जल्दी में सब कुछ साइन कर दिया। अच्छी बात है, सूबों को खुद मुख्तारी देनी चाहिए, लेकिन ये क्यों इनको इतने प्यारे थे? क्योंकि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। आप स्याह करें, सफ़ेद करें। अब आपको मैं थोड़ा सा पंजाब की मिसाल देती हूँ। यहाँ पे जो सारा NFC अवार्ड से जो फंड 800 अरब आया, उसमें से 55% तो शहबाज शरीफ लाहौर पे लगाते रहे। और आप सोचिए कि जो साउथ पंजाब है जहाँ पे 9 करोड़ आबादी है, वो अभी भी आप छप्पड़ से जहाँ जानवर पानी पीते हैं वहाँ पे इंसान पानी पीते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आपको एक बैलेंस तरीके से हर एक का हक देना पड़ता है। तो थोड़ा अब मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा
कि भाई अगर पैसा मिल रहा है सूबों को तो वो किधर जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, हर एक को उसकी अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक इक्विटेबल तरीके से हो रही है कि एक जगह तो बहुत अब लाड़काना में वो 90 अरब का आप देखें उसका हिसाब किताब देखिए, जहाँ मुराद अली शाह है वहां पे देखें क्या हाल है बेचारी औरतों का कि 10-10 मील चल के तो पानी भरती हैं अभी भी आके बेचारी। अच्छा शैला, कानून साजी की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी कि आप अब इस पे भी रिस्पॉन्ड करें कि आज जस्टिस साकिब निसार का जो अहद है वो इख्तिताम हुआ, बड़े अहम फैसले जो है वो उन्होंने अपने दौर में किए, नाहली का फैसला हो, मियां नवाज शरीफ का, पनामा का फैसला हो, मुफाद आमा के फैसले हो, किस तरह देखती हैं आप उनके इस अहद को? बहुत ही अहम फैसले, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी पुट अप करने वाले, आज खुद नोटिस लेने वाले वो थे। हाँ, मैं जरा पहले उज़मा को भी जो है रिस्पॉन्ड करूं। देखिए, एनएफसी पे चारों सूबे बैठे थे, जो आपके पसंदीदा मुशर्रफ थे ना वो कर नहीं सके थे इसे। अरे हिना रबानी चारों सूबों को जमहूरी हुकूमत ने बिठाया और सोच समझ के इसके पॉइंट्स बढ़ाए गए और ये 18वीं तरमीम की आपको इजाजत नहीं देती। फेडरेशन जो है 4 यूनिट जब मिलते हैं ना, ये फेडरेटिंग यूनिट है जो मिलके फेडरेशन को बनाते हैं। आप जो हम रेवेन्यू कर देते हैं वो फेडरल में आता है, फिर वो तकसीम होता है आबादी के और पॉवर्टी के और मुख्तलिफ बुनियाद पे। आप जो ये 90 अरब कहती है ना, इस पे एक गया था पटिशनर और वो पटिशनर जो है आज तक साबित नहीं कर सका, आता नहीं है। अब बस सुनी सुनाई बातें सुनी कि जी इतने अकाउंट्स हैं, अभी उसमें चले गए पैसे, वो अभी मुकदमा भी नहीं बनाए। लेकिन आपके 18 अकाउंट पे 4 साल से मुकदमा चल रहा है, जिसमें आप 9 वकील बदल कर 4 साल से अदालतों से भाग रहे हैं, ठीक है। और ये आप तब्दील नहीं कर सकते। मैंगल साहब भी आपको छोड़ देंगे 18वीं तरमीम पे, मुत्तहदा भी छोड़ देगी। नहीं समझ के काम फिक्र ना करें, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे यहाँ फिक्र ना करें, हमारे लाइफ अभी तो वो ऑपोजिशन के साथ हैं कि मैं तो एक आम खातून। नहीं वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बैठे हैं और वो कहते हैं जी जहाँ मुनासिब समझेंगे आप माहिर कानून जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन जो आज मैंने बात खोसा साहब की देखी तो उन्होंने कहा कि वो 100 मोटो कम लेंगे और उनके फैसले ज्यादा बोलेंगे, वो कम बोलेंगे और भी उन्होंने बहुत सी बातें की। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छे ऐलानात हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ठीक है, आप पर उम्मीद है। ठीक है, इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, वेलकम टू द शो। जुडिशल एक्टिविज्म का दौर अगर कहा जाए जस्टिस साकिब निसार के दौर को कि इनके दौर में ये बढ़ा है तो ये कहना तो गलत नहीं होगा। मुफाद आमा के लिए उन्होंने बहुत सारे आज खुद नोटिस भी लिए, बहुत से अहम केसेस के फैसले भी किए। ये जो नियो जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा है, इसकी बुनियाद तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रखी थी और इस जुडिशल एक्टिविज्म की जो एक किस्म की जो इंतहा कर दी थी वो जस्टिस साकिब निसार की जुडिशल ओवर रीच से हुई। यानी एक तरफ जुडिशल एक्टिविज्म था और फिर जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया जुडिशल ओवर रीच में, और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तमाम जो आइन की और कानून की हदूद क़यूद हैं उनको फलांगते हुए इतना आगे चले गए कि जो हमारे जो अब जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, मौजूदा जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनको ये कहना पड़ा कि हम सुओ मोटो का जो इस्तेमाल है वो बड़े स्पेरिंगली करेंगे और हम ज़्यादा तवज्जो अपने काम को देंगे और हम उन चीज़ों की तरफ कम तवज्जो करेंगे। ख़ास तौर पे डैम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम डैम फ्रिवलेस लिटिगेशन के ख़िलाफ़ बनाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जिस चीज़ का आगाज़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने किया था और जिस चीज़ को इंतहा पे जस्टिस साकिब निसार ने पहुँचाया, उसका इख्तिताम आज जस्टिस आसिफ खोसा की तकरीर से मेरा ख्याल है हो चुका है। और अब जो आने वाला कोई भी कोर्ट है वो उसने देख लिए हैं मुहर्रकात इस किस्म के जुडिशल ओवर रीच के, जिससे कि कोर्ट जो है वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है बजाय इसके कि कोर्ट सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट हो। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे वो अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और अगर यही मंतक है कि एक अदारा अपना काम छोड़ के दूसरे अदारे में घुस जाए तो फिर दूसरे अदारे को भी हक पहुंचता है कि वो पहले अदारे के अंदर चला जाए, क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब अपना काम छोड़ चुके थे तो फिर कल को दूसरे बड़े बड़े जो इदारे हैं वो कहेंगे कि चीफ जस्टिस का काम अब हम करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को एनार्की की तरफ, ठीक है,
कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आपने कहा कि बहुत सारे असखुद नोटिस लिए गए, लेकिन ऐसे असखुद नोटिस जो मुफाद आमा के लिए लिए गए, जिसमें पानी का मसला था, स्कूलों की फीस का प्रॉब्लम था जो हल नहीं हो पा रहा था, फिर डैम्स का मसला देख लें, इसके अलावा और बहुत से ऐसे छोटे मोटे मसाइल जिन पर वो असखुद नोटिस लेते रहे हैं। अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि इन्हें ही नोटिस लेना पड़ना था? मफाद आमा की सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि आइन को फॉलो किया जाए, आइन की पासदारी की जाए। इससे बड़ा मफाद आमा कोई नहीं है। जब आप एक एनार्की फैला देंगे और अपना काम छोड़ के दूसरे काम में घुस जाएंगे तो फिर आप ड्यू प्रोसेस को वायलेट कर रहे हैं, और ड्यू प्रोसेस को वायलेट करना मफाद आमा के नाम पे ये मफाद आमा नहीं है, बल्कि ये एक मफाद आमा के ख़िलाफ़ एक चीज़ हुई है। जो कि इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए अगर आप चीफ जस्टिस साहब जो नए हैं उनकी तकरीर को देखें तो उन्होंने बड़ी टेम्परेट लैंग्वेज में, बड़ी फिनेस के साथ, बड़े नरम लहजे के साथ इस तरफ इशारा दिया है कि हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, हम अब अपने घर को ठीक करेंगे। तो वो मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अदालत में खुद भी ये रियलाइजेशन है। और फिर जस्टिस साकिब निसार के दौर में जजेस में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे सुओ मोटो जूरिसडिक्शन की एक्सरसाइज में, क्योंकि एक जज साहब का ख्याल ये था कि ये जो जूरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की जूरिसडिक्शन है, ये किसी फर्द वाहिद की या किसी एक चीफ जस्टिस की जूरिसडिक्शन नहीं है। और उस पर भी उनके इख्तलाफ राय भी हुआ था उनसे। और फिर रिसेंटली एक जज साहब ने एक जजमेंट दी और उन्होंने भी जस्टिस साकिब निसार की इस अप्रोच को पसंद नहीं किया और उन्होंने उनके खिलाफ लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कोई अच्छा कोई मिसाल नहीं कायम करती। और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो, ना कि एक पर्सनैलिटी कल्ट के इर्द गिर्द जुडिशरी घूमती रहे। चीफ जस्टिस इज ओनली वन अमंग इक्वल्स। चीफ जस्टिस की जो इंडिविजुअल जो हम उसको जो बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमें इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट चाहिए, हमें इंडिविजुअल्स की या चीफ जस्टिस को नहीं उठाना बल्कि इंस्टीट्यूशंस को उठाना। ठीक है। अच्छा उस्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे फैसले किए जो कि नून लीग के खिलाफ आए, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ लाडले को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल किया गया। एक बैलेंस तरीके से अप्रोच उनकी थोड़ी बैलेंस ही नजर आई, ऐसा नहीं लगा कि कहीं फेवरेटिज्म किया जा रहा है। आप कैसे देखेंगी उनके दौर को? और जो बात कर रहे हैं इरफान कादर साहब, मुफाद आमा के जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं इदारों का फॉल्ट था तो उन्हें ये करना पड़ा। देखिए जी, इरफान कादर साहब ने जो बात की है मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है कि एक दिन पहले तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वो रिटायर हुए हैं तो एकदम से उन्होंने एक चार्जशीट उनके खिलाफ एक लगा दी है। अगर आप समझते थे कि इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका रोल था तो आप 4 दिन पहले भी ये बात कर लेते। इसका मतलब है कि वो अपने एम्बिट में कुछ तो उनकी अथॉरिटी या पावर्स या जुरिसडिक्शन थी कि वो इस टाइप से वो पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज पे सुओ मोटो ले रहे थे। देखें, जहां हमारे मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। जब आप देखें एक मफाद आमा में एक एग्जीक्यूटिव जो है उनसे एक चीज ऐसी एक्शन नहीं हो रही है और लोग जो हैं वो परेशान हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात। अब डैम के लिए अगर उन्हें फंड स्टार्ट, ठीक है, क्यों नहीं हमने डैम्स बनाए? 40 साल से हम बैठे हुए, 5000 डैम्स इंडिया ने बना लिए, हमें होश नहीं आई। अब 2025 में जब कहत साली होगी तो उस वक्त हमें होश आएगी कि हमारे पास पानी नहीं है। अगर वो ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी इस बार टाइम कम है, शैला भी रिस्पॉन्ड कर दें। जस्टिस खोसा ने एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन दी थी, हमें बहुत उनकी रिस्पेक्ट है और आई एम श्योर ही विल डू अ वंडरफुल जॉब। लेकिन ये बात तो नहीं कि जिस दिन उन्होंने ओथ लिया तो उनकी तारीफें और जिस दिन वो स्टेप डाउन करे उनकी मैं शैला भी रिस्पॉन्ड कर दे से उनकी तहजीब की जाए। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आईडिया एट ऑल। शैला भी रिस्पॉन्ड कर दे। शैला, मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत इरफान कादर साहब को, अली कोट साहब को और अगर मैं आसमा जहांगीर मरहुमा को भी इस वक्त नहीं लूँ ऑन उनका नाम तो बहुत ज़्यादती होगी। और इस तरह के और भी लोग हैं जिन्होंने मुस्तकिल जो है क्रिटिसाइज़ किया। इवन ये कि इन्होंने इन फैसलों को भी पसंद नहीं किया जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आए और इन्होंने इन फैसलों पे तनकीद की। और जहाँ तक डैम वाली बात है तो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े डैम जो हैं
वो ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारे अपने तरबेला डैम में भी बहुत मट्टी हो चुकी है और चाइना में 80,000 के करीब डैम हैं, लेकिन सब छोटे डैम हैं। तो हम समझते हैं कि हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हमें डैम बनाने हैं या रिजर्वायर बनाने हैं या ऑलरेडी नहरें जो हैं उनकी लाइनिंग करनी है। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे शैला जो फैसले किए गए का इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं बात हो रही, लेकिन जहां तक इरफान कादिर साहब की बात है, इन सब की ये एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जिसने हमेशा अपनी राय रखी और मैं भी ये बहुत सारी बातों में ये समझती हूँ